आज हम हरियाणा की सियासत के एक ऐसे नाम पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जिनका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी। हमारे पास हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट है। शीर्षक है कुलदीप बिश्नोईज पॉलिटिकल जर्नी एंड लेगेसी। तो आज की हमारी पड़ताल इसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द रहेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट उनके राजनीतिक रास्ते को कैसे समझती है। बिल्कुल। रिपोर्ट की शुरुआत एक दिलचस्प तुलना से होती है। ये उनके पिता स्वर्गीय भजन लाल जी का जिक्र करती है। हाँ, हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते थे। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि वो बहुत अनुभवी और कुशल नेता थे। उनमें किसी की भी नाराजगी को चुटकियों में दूर करने की क्षमता थी। जी, और राजनीतिक सूझबूझ भी कमाल की थी। हाँ, लेकिन यहीं पर रिपोर्ट एक क्या कहते हैं तीखा मोड़ लेती है। उसका मानना है कि कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की इस मजबूत राजनीतिक विरासत को संभालने के बजाय उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर बैठे। ओहो, ये तो शुरुआत में ही काफी बड़ा दावा है। हाँ, बड़ा दावा है। जी हाँ, ये दावा वाकई ध्यान खींचता है। मतलब रिपोर्ट भजनलाल जी की राजनीतिक कुशलता को एक ऊंचे पायदान पर रखती है और फिर तुरंत ही कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में एक बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करती है। गर्त में ले जाना, ये शब्द काफी वजनदार है। बिल्कुल, दिशा तय करते हैं। हाँ, और फिर रिपोर्ट उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत पर आती है। साल 1998 जब वो पहली बार विधायक बने। जी, आदमपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर यहीं से उनके अपने राजनीतिक करियर का कह सकते हैं अध्याय शुरू होता है, पिता की छाया से बाहर। तो 1998 में विधायक, फिर 2005 में भी उसी सीट से जीते। हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से उनके करियर का एक अहम पड़ाव शायद 2009 का लोकसभा चुनाव था। जब वो हिसार से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। हाँ, रिपोर्ट इसे उनकी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानती है, राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री। अच्छा। लेकिन इससे ठीक 2 साल पहले 2007 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हरियाणा की राजनीति में काफी हलचल मचा दी थी। 2007 में क्या हुआ था? कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता भजन लाल के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा, कांग्रेस छोड़ दी। हाँ, और एक नई पार्टी बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस, HJC। हाँ, याद आया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब अपनी पारिवारिक पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बनाना। यकीनन बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम। रिपोर्ट इसे उनके राजनीतिक रास्ते में एक निर्णायक मोड़ के तौर पर देखती है। बिल्कुल, अपनी राह अलग बनाना। शायद कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य वैसा नहीं दिख रहा होगा जैसा वो चाहते थे। हो सकता है। खैर, तो HJC बनाने के बाद अगला बड़ा कदम क्या रहा उनके लिए रिपोर्ट के मुताबिक? अगला बड़ा कदम आया 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014, हाँ, मोदी लहर वाला चुनाव। जी हाँ, उस चुनाव में HJC ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। HJC और बीजेपी का गठबंधन तभी लगा उन्हें। क्या? कुलदीप बिश्नोई खुद हिसार लोकसभा सीट से हार गए, इन्हें लोग के दुष्यंत चौटाला से। वो खुद हार गए। जी, लेकिन गठबंधन के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीती। हाँ। जो एक बड़ी कामयाबी थी उस वक्त। तो गठबंधन तो चल गया राज्य में, पर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। सही। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी तो थे, अक्टूबर 2014 में। हाँ, थे। तो क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनाव तक चला? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा उलटफेर हुआ। अच्छा, क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में कामयाब दिखने वाला ये गठबंधन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टूट गया। टूट गया? क्यों? रिपोर्ट के अनुसार मुख्य वजह थी सीटों का बंटवारा। अच्छा, सीट शेयरिंग। हाँ, बताया गया है कि बीजेपी HJC को महज 7-8 सीटें दे रही थी, जो कुलदीप बिश्नोई को कतई मंजूर नहीं था। सिर्फ 7-8? ये तो काफी कम है। हाँ, रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने इस मुद्दे पर उस समय के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन बीजेपी ने कथित तौर पर एक तरफा फैसला कर लिया, ऐसा रिपोर्ट कहती है। तो बात नहीं बनी। आखिरकार 28 अगस्त 2014 को कुलदीप बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। और उस समय उनका वो बयान बहुत चला था। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट भी उसे कोट करती है, किसी पर भी यकीन कर लेना, परंतु भाजपा वालों पर कभी यकीन मत करना। बाप रे, ये तो बहुत ही कड़ा बयान था। मतलब रिश्ते एकदम बिगड़ गए थे। लगता तो यही है। तो गठबंधन टूटने के बाद HJC ने 2014 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा फिर? हाँ, अकेले या कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर। नतीजा क्या रहा? नतीजा पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक रहा। HJC सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। सिर्फ 2? कौन सी? एक खुद कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से और दूसरी उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई हांसी से। बस जिस पार्टी ने कुछ महीने पहले लोकसभा में ठीक प्रदर्शन किया था
वो विधानसभा में सिर्फ 2 पर आ गई। जी, ये एचजेसी के भविष्य के लिए एक बड़ा झटका था। अपनी पार्टी बनाना, फिर बीजेपी से गठबंधन, फिर वो भी टूट गया और विधानसभा में बस 2 सीटें। ये तो काफी अस्थिरता दिखती है। इसके बाद क्या हुआ? एचजेसी चलती रही। यहीं पर उनके राजनीतिक सफर का एक और कह सकते हैं यू टर्न आता है। एक और? हाँ, अपनी पार्टी बनाने और चलाने के लगभग 9 साल बाद और बीजेपी से नाता तोड़ने के करीब 2 साल बाद 2016 में 2016 में क्या? कुलदीप बिश्नोई ने एचजेसी का वापस कांग्रेस में विलय कर दिया। क्या वापस कांग्रेस में? जी हाँ, एक तरह से घर वापसी। मतलब जिस कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी उसी में वापस चले गए। हाँ, रिपोर्ट इसे उनके राजनीतिक विकल्पों के सीमित होने के तौर पर देखती है। तो एक पूरा चक्र पूरा हो गया, कांग्रेस से जेसीपी जेपी गठबंधन, फिर अकेले और फिर वापस कांग्रेस। वाह। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस में लौटने के बाद उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस में वापसी के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी पारंपरिक सीट आदमपुर से 4थी बार विधायक चुने गए। ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उनकी नजरें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर थीं। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। हाँ, उस समय कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थीं। उनके हटने के बाद कुलदीप बिश्नोई इस पद के प्रमुख दावेदारों में गिने जा रहे थे। रिपोर्ट एक दिलचस्प घटना का भी जिक्र करती है। कहा जाता है कि उन्होंने दावेदारी मजबूत करने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हाँ, हुड्डा साहब को अपने घर बुलाकर एक कार्यक्रम में हलवा भी खिलाया था। हलवा खिलाया था? अरे हाँ, वो तस्वीर काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि हुड्डा और भजनलाल परिवार की राजनीतिक खींचतान तो पुरानी है। जी बिल्कुल। मतलब वो पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत करने और शायद पुराने मतभेद भुलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है। क्या ये कोशिश कामयाब हुई? क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? रिपोर्ट के अनुसार नहीं। उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया। तो हुड्डा खेमा भारी पड़ गया। रिपोर्ट में कुलदीप बिश्नोई के हवाले से ये बात कही गई है, मतलब बकौल कुलदीप बिश्नोई, कि राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी का वादा था, ऐसा उनका कहना है रिपोर्ट के मुताबिक। और जब 2022 में ये वादा पूरा नहीं हुआ तो इसे उन्होंने वादा खिलाफी माना और एक बार फिर कांग्रेस छोड़ दी। फिर से कांग्रेस छोड़ दी। और इस बार कहाँ गए? इस बार वो शामिल हुए उसी भारतीय जनता पार्टी में। क्या बीजेपी में? जिसके बारे में 2014 में कहा था कि उन पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, उसी बीजेपी में। ये तो वाकई राजनीति के बेहद दिलचस्प और विरोधाभासी मोड़ है। कमाल है। बिल्कुल। खैर, बीजेपी में आने के बाद क्या हुआ? आदमपुर सीट का क्या हुआ जो उन्होंने जीती थी? उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, क्योंकि उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। हाँ, देना पड़ता है। फिर वहां उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने इस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया। बेटे को टिकट मिला? जी। रिपोर्ट बताती है कि ये उपचुनाव भव्य बिश्नोई ने जीत तो लिया, लेकिन जीत का अंतर काफी कम था। मुकाबला कड़ा रहा? हाँ। अच्छा, मुश्किल से जीते, मतलब गढ़ में थोड़ी चुनौती मिली। हाँ, इसे एक चेतावनी के तौर पर भी देखा गया। इसके बाद भव्य बिश्नोई 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़े हिसार से, लेकिन हार गए। लोकसभा हार गए? जी। रिपोर्ट ये भी बताती है कि उस दौरान ऐसी अटकलें थीं कि कुलदीप बिश्नोई को शायद राज्यसभा भेजा जा सकता है। हाँ, ताकि बेटे के लिए विधानसभा का रास्ता साफ रहे। शायद। लेकिन क्या उन्हें राज्यसभा भेजा गया या पार्टी में कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिली? यहीं पर रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाती है, जिसे वो मनोहर लाल फैक्टर कहती हैं। मनोहर लाल फैक्टर मतलब उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, जो बाद में केंद्र में मंत्री बने। रिपोर्ट का दावा है कि मनोहर लाल ने कथित तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा की दौड़ से बाहर रखा। न केवल हरियाणा से बल्कि राजस्थान से भी, जहां वो प्रभारी थे। और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार से टिकट भी नहीं मिलने दिया। अच्छा, तो रिपोर्ट का मानना है कि मनोहर लाल ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। रिपोर्ट का विश्लेषण कुछ ऐसा ही है। इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? रिपोर्ट विस्तार में बताती है कि कैसे रणजीत चौटाला, जो उस समय निर्दलीय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री थे, हाँ, रणजीत सिंह चौटाला, उन्हें अचानक बीजेपी में शामिल कराया गया और हिसार से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। ओह,
तो रणजीत चौटाला को टिकट मिला, बिश्नोई को नहीं। जी, रिपोर्ट का विश्लेषण है कि ये कदम कथित तौर पर कुलदीप बिश्नोई और एक अन्य दावेदार कैप्टन अभिमन्यु दोनों को रोकने के लिए उठाया गया था। दिलचस्प। हालांकि रिपोर्ट ये भी जोड़ती है कि बाद में रणजीत चौटाला को भी विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में उनकी पारंपरिक सीट रानिया से टिकट नहीं मिला। अच्छा, मतलब उनका भी पत्ता कट गया बाद में। ये तो हरियाणा की राजनीति काफी पेचीदा है भाई। बिल्कुल। तो रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट न मिलने के कारण कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर चले गए। लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी जीत गई। हाँ, बहुमत मिला बीजेपी को। क्या इसके बाद उनकी स्थिति में कोई बदलाव आया? रिपोर्ट कहती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं। अच्छा। राज्यसभा जाने की उनकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। लेकिन साथ ही रिपोर्ट मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक अंदाज पर एक तीखी टिप्पणी करती है। क्या टिप्पणी है? रिपोर्ट की भाषा कुछ ऐसी है कि वो स्थापित नेताओं से पहले कान रगड़वाते जरूर है, मतलब शायद उन्हें अपनी अहमियत का एहसास कराते हैं या थोड़ा झुकाते हैं, पर उनको यूज करके फेंक भी उतनी ही जल्दी देते हैं। अरे, कान रगड़वाना और यूज करके फेंक देना, ये तो बहुत सीधी और कठोर टिप्पणी है। जी, ये रिपोर्ट की भाषा है। क्या रिपोर्ट इसका कोई और उदाहरण भी देती है? हाँ, रिपोर्ट इसी संदर्भ में कुछ और नेताओं का नाम लेती है, जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला या मोहनलाल बड़ौली। अच्छा। और यहाँ तक कि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी जिक्र करती है। रिपोर्ट इन नेताओं की तुलना मनोहर लाल की डुगडुगी से करती है। डुगडुगी? हाँ, जिसे वो जब चाहें जैसे चाहें बजा सकते हैं। यहाँ डुगडुगी बजाने का मतलब शायद ये है कि वो इन नेताओं को अपनी मर्जी से निर्देशित करते हैं। समझ गया। पर हमें ये साफ करना चाहिए कि ये शब्द और ये विश्लेषण पूरी तरह से उस स्रोत रिपोर्ट के हैं जिससे हम ये जानकारी ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारा नजरिया नहीं, उस रिपोर्ट का आकलन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक चरित्र का आकलन कैसे करती है? निचोड़ क्या है? रिपोर्ट उन्हें एक अवसरवादी, ऑपर्चुनिस्ट और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के रूप में चित्रित करती है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन? हाँ, उसका तर्क है कि वो बड़े राजनीतिक सपने तो देखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपने चुनाव क्षेत्र में उतने सक्रिय नहीं रहते जितने उनके पिता भजन लाल रहा करते थे। अच्छा। रिपोर्ट उन्हें इस बात का जिम्मेदार भी मानती है कि आदमपुर, जो भजन लाल के समय से बिश्नोई परिवार का अभेद्य किला माना जाता था, हाँ, 1968 से लगातार जीते रहे थे वो लोग। जी, वो किला अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, जिसका संकेत भव्य बिश्नोई के उपचुनाव में कम अंतर से जीतने और फिर लोकसभा हारने से मिला, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। और रिपोर्ट एक और दिलचस्प विरोधाभास की तरफ भी इशारा करती है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। हाँ, वो 2014 वाला बयान। हाँ, कि भाजपा पर कभी यकीन मत करना, और फिर 2022 में उसी भाजपा में शामिल हो जाना। बिल्कुल। जी हाँ, और ये विरोधाभास हाल की एक घटना से और गहराता है, जिसका जिक्र रिपोर्ट करती है। कौन सी घटना? हाल ही में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ विकास योजनाओं की घोषणा की। नलवा, जो हिसार लोकसभा का हिस्सा है। जी, तो उस कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कदम ने विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है, और नाम लेकर कहा, बेरोजगार भूपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दीपेंद्र हुड्डा, बेरोजगार दुष्यंत चौटाला। विपक्ष पर बेरोजगार होने का तंज, ये बयान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आया था, है ना? हाँ, अक्टूबर 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी को 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 37। तो विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? क्या वो इस आकलन से सहमत हैं? यहीं पर रिपोर्ट एक विडंबना, एक आयरनी को उजागर करती है। कैसे? वो कहती है कि हकीकत तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में विधायक हैं और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी CWC के सदस्य भी हैं। वो भी पद पर हैं। जी, दुष्यंत चौटाला भी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और उनकी पार्टी JJP भले ही चुनाव हारी हो, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इसके विपरीत रिपोर्ट कहती है, कुलदीप बिश्नोई खुद, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई, तीनों के पास फिलहाल क्या है? न तो विधायकी है, न सांसदी और न ही भाजपा संगठन में कोई बड़ा पद। अरे, तो रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि अगर राजनीतिक पदों के लिहाज से
बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो विडंबना ये है कि ये शब्द शायद कुलदीप बिश्नोई के परिवार पर ज्यादा फिट बैठता है। ओहो, ये तो वाकई एक तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला निष्कर्ष है रिपोर्ट का। उनके अपने बयान को उन्हीं पर पलट दिया गया है। जी, रिपोर्ट का विश्लेषण यही कहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? इस रिपोर्ट के आधार पर कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक सफर हमें क्या बताता है संक्षेप में? देखिए, इस रिपोर्ट के नजरिए से देखें तो कुलदीप बिश्नोई का सफर लगातार बदलते राजनीतिक समीकरणों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और पार्टी निष्ठाओं के बीच झूलता हुआ दिखता है। हाँ, काफी झूले हैं। बिल्कुल। कांग्रेस से एचजेसी बनाना, फिर बीजेपी के साथ जाना, फिर अलग होना, फिर कांग्रेस में लौटना और आखिर में फिर बीजेपी में आना, ये कई बड़े और नाटकीय मोड़ हैं। रिपोर्ट इसे उनके पिता की स्थिर और सधी हुई राजनीति के विपरीत देखती है और उनके निर्णयों को अक्सर, जैसा हमने कहा, अवसरवादिता से जोड़ती है। तो क्या ये सिर्फ एक नेता की कहानी है या इसमें क्षेत्रीय राजनीति, खासकर हरियाणा की राजनीति के बारे में कुछ बड़ा सबक भी छिपा है? ये एक अच्छा सवाल है। ये रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है, खासकर हरियाणा जैसी जगह में जहां पारिवारिक विरासत का राजनीति में बड़ा दखल रहा है। हाँ, बिल्कुल। वहां एक नेता को अपनी पहचान बनाने, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और बदलती पार्टी की हवाओं के बीच संतुलन बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सही बात है। क्या पारिवारिक विरासत हमेशा वरदान होती है या कभी-कभी बोझ भी बन जाती है? कब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी लाइन से टकराती है? और इन सब के बीच लिए गए फैसलों का नेता के अपने राजनीतिक भविष्य और उसकी विरासत पर क्या असर पड़ता है? कुलदीप बिश्नोई का सफर, जैसा इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, इन सवालों को और गहरा कर देता है। और ये सोचने वाली बात है कि क्या राजनीति में लंबी पारी खेलने के लिए विचारधारा पर टिके रहना जरूरी है या फिर समय के साथ बदलना ही टिके रहने की कुंजी है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।